हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में है। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज ए लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? व्हाट आर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ एविडेंस एक्ट। लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में एविडेंस एक्ट के जो संबंधित सेक्शन है, रेलिवेंट सेक्शन है, वे कौन कौन से हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है लीडिंग क्वेश्चंस का, कैसे लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन होता है, ये सारी बातों के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है वारके जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। Why leading question must not be asked in examination in chief। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार जो एग्जाम्स होते हैं, जुडिशियल एग्जाम होते हैं, उसमें ये भी पूछा जाता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ यानी मुख्य परीक्षण में लीडिंग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन एंड आर्टिकल 21 रिलेशन। लीडिंग क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है या नहीं पूछा जाता है तो आर्टिकल 21 वहाँ कैसे बीच में आता है, इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन है। आर्टिकल 21 आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जहाँ तक एग्जाम्स की बात है, जैसे HLA का एग्ज़ाम है या PP का एग्ज़ाम है या आपका जो भी जुडिशियल एग्ज़ाम है, तो इनमें ज़्यादातर मामले में छोटे छोटे जो 15 नंबर के क्वेश्चन, 15 शब्दों के क्वेश्चन है या 50 शब्दों के क्वेश्चन है, या LLB में भी जैसे छोटे क्वेश्चंस में भी अक्सर ये लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, या और ये क्यों नहीं एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे जाने चाहिए, या लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन ये एग्जाम में भी आते हैं। अगर हम एडवोकेट हैं या जज हैं, तो जज को लगातार ये डिसाइड करना होता है, एक मजिस्ट्रेट के रूप में शुरुआत में चूंकि मजिस्ट्रेट ही बनते हैं, तो उनको ये डिसाइड करना होता है। जब भी कोई एडवोकेट किसी विटनेस से, किसी गवाह से सवाल पूछते हैं, तो दूसरा पक्ष ऑब्जेक्शन करता है कि ये लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनको ये तुरंत डिसाइड करना पड़ता है। एविडेंस के बीच में एविडेंस को रोकना पड़ता है और फिर लीडिंग क्वेश्चन का मुद्दा डिसाइड करना पड़ता है। तो ये बड़ा ही एक प्रम्प्ट एक्शन होता है जज के लिहाज से भी, क्योंकि अगर आप उस वक्त, जैसे आप नए नए मजिस्ट्रेट बने हैं और आप घबरा जाते हैं कि अब मैं इसको कैसे तय करूं, तो यहाँ आपकी जो बुद्धि है, जो आपका प्रम्प्ट एक्शन होना चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस है, ये आपको शो करनी होती है एक जज के रूप में। अदरवाइज तो जो सामने खड़े हुए हैं एडवोकेट और पार्टीज, वो भाप जाते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब को कानून का ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं है और उनकी पकड़ नहीं है। तो यहाँ बहुत ही गंभीरता से हम ये लीडिंग क्वेश्चन का इसको चैप्टर को हमको पढ़ना है। सेक्शन, ये जो एविडेंस एक्ट का चैप्टर 10 है, इसी में आप जानते हैं कि जो चैप्टर 10 है उसी में चैप्टर 10 सेक्शन नंबर 135 से लेकर और 166 तक है, 166 तक। और इसमें ये सेक्शन 141 जो है लीडिंग क्वेश्चन वाली, इसमें इसी चैप्टर नंबर 10 में समाहित है। ये चैप्टर नंबर इसका एविडेंस एक्ट का 10 है, ठीक है। तो यही इन 135 से लेकर 166 के बीच में ये सेक्शन 141 आती है लीडिंग क्वेश्चंस की। तो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और एडवोकेट के लिहाज से भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि देखिए जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम एडवोकेट की बात करते हैं, हम मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, हम जज साहब की बात करते हैं, क्योंकि उनको ये तुरंत डिसाइड करना होता है। लीडिंग क्वेश्चन जब एडवोकेट होते हैं तो वो ये चाहते हैं, डिफेंस, खासतौर से डिफेंस लॉयर के रूप में, कि जो मैं बोलूं सवाल, जो मैं उत्तर पाना चाहता हूँ, वो मैं गवाह के मुंह में डाल दूं। क्योंकि गवाह कई बार बड़े चतुर होते हैं, वो रटकर आते हैं जो घटना के बारे में चीजें हैं। कई बार तो वो ऐसा शो करते हैं कि वो आई विटनेस होते नहीं हैं, लेकिन आई विटनेस बन के आते हैं कि जैसे उन्होंने संपूर्ण घटना देखी हो, जबकि वो हेयर से साक्षी होते हैं, उन्होंने घटना को किसी और से सुना होता है। तो ये डिफेंस लॉयर की अपनी योग्यता होती है कि वो
उस गवाह से जिरह करते करते, क्रॉस एग्जामिनेशन करते करते ये फाइंड आउट कर ले कि ये वास्तव में आई विटनेस नहीं है, ये हेयर से विटनेस है, इसने पूरी घटना। और कई बार तो मैंने ये देखा है कि गवाह लास्ट में, क्रॉस एग्जामिनेशन के लास्ट में ये बात स्वीकार करता है कि उसने घटना देखी नहीं थी, उसने तो केवल सुनी सुनाई एविडेंस के आधार पर साक्ष्य दी है। तो ये डिफेंस लॉयर की योग्यता है। और डिफेंस लॉयर की योग्यता कहाँ से आती है? ये प्रैक्टिस से आती है, लेकिन प्रैक्टिस से तभी आएगी कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो लीडिंग क्वेश्चंस का हमको, जैसे ये सेक्शंस जो हैं, 3 सेक्शन है इसमें, 141, 142 और 143। तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये बड़ी इजी सी मालूम पड़ती है और हम इनको थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत गहरा है। ये पूरा एक कोर्ट मैनेजमेंट इसके आधार पर बेस होता है, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ लीडिंग क्वेश्चंस के आधार पर दोनों एडवोकेट्स में झगड़ा हो जाता है, कई बार मजिस्ट्रेट साहब से भी उनका झगड़ा हो जाता है और कोर्ट में एक अशांति का माहौल फैल जाता है इस लीडिंग क्वेश्चन के बारे में। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर 10 का। हम ये लीडिंग क्वेश्चन वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी बहुत है। हो सकता है एग्जाम में इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हो और इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस के कारण आप इनको धाराओं को बस एक सरसरी तौर पर पढ़कर छोड़ देते हैं, या ये इसलिए भी है कि ये जल्दी याद हो जाती हैं। छोटी छोटी धाराएं हैं कि इनमें तो कुछ नहीं है। यही मेन तो यही है कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछने चाहिए, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करते हैं तो ये कई बार कोर्ट में युद्ध जैसा वातावरण बना देता है। तो इसलिए इसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अब जो सेक्शन 141 है, पहले हम देखिए थ्योरी पढ़ लेते हैं। इसका थ्योरी में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा जो पहला सवाल है कि व्हाट इज ए लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं। तो सेक्शन 141 इसकी डेफिनेशन देता है लीडिंग क्वेश्चन की, जो हमारा अब जैसे 15 मार्क्स, ये 15 मार्क्स क्या, ये 1 या 2 नंबर, इसके जो 1 या 2 नंबर मार्क्स का ये सवाल जनरली इसमें पूछते हैं और इसकी परिभाषा पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ए लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है ना। तो इसका आंसर सेक्शन 141 में दिया हुआ है लीडिंग क्वेश्चन का। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, अब ये बहुत ही सिंपल है कि ऐसा क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, जिसका आंसर वो सजेस्ट कर रहा है, विच द पर्सन पुटिंग इट, जो व्यक्ति इस क्वेश्चन को पूछ रहा है, विशेष और एक्सपर्ट टू रिसीव इट, ठीक है, कॉल्ड ए लीडिंग क्वेश्चन। यानी ये एक ऐसा प्रश्न होता है जिसमें जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है वो क्या आंसर की आशा करता है, क्या आंसर की अपेक्षा करता है, और वो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर को, क्वेश्चन के अंदर ही उस उत्तर को समाहित कर देता है। तो ऐसा सवाल जो है वो लीडिंग क्वेश्चन बन जाता है। मतलब लीड कर रहा है, वो गवाह को लीड कर रहा है वो सवाल, क्योंकि वो आंसर भी उसी के अंदर दे देता है। जैसे मान लीजिए गवाह से पूछा कि तुम बॉम्बे गए थे, तो तुम बॉम्बे गए थे, अब वो पूछना चाह रहा है, जो क्वेश्चन, जो वकील साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जो वो गवाह को ये पुट किया जा रहा है कि जो डिफेंस काउंसिल है या दूसरा कोई भी काउंसिल हो सकता है, कई बार प्रोसिक्यूशन अपने ही गवाह से जिरह करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, तो वो भी हो सकता है जो पार्टी उसको कॉल कर रही है। तो जैसी भी परिस्थिति है वो पार्टी जो है उसको आंसर क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम बॉम्बे गए थे, यानी बॉम्बे उसका आंसर है, तो वो कहता है हाँ मैं बॉम्बे गया था। तो वैसा ही आंसर आया जैसे डिफेंस काउंसिल उसको उससे आशा कर रहा था, क्योंकि डिफेंस काउंसिल उससे ये कहलवाना चाह रहा था कि तुम बॉम्बे गए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये इसमें पुट होते हैं। क्वेश्चन दैट इज कैरिड द आंसर, ऐसा क्वेश्चन जो आंसर को कैरी करता है, जो आंसर जिसमें समाहित होता है, कैरी करता है। क्वेश्चन हैज ए इनबिल्ट आंसर इन इट, कैसी भी, मतलब ये अलग अलग लैंग्वेज का फेर है, बात कुल मिला के यही है कि ऐसा सवाल जो आंसर को कैरी करता है, ऐसा सवाल जिसके अंदर आंसर इनबिल्ट होता है, कुल मिला के एक ऐसा प्रश्न है जिसके अंदर आंसर भी छिपा रहता है, वो सवाल जो है वो लीडिंग सवाल, उनको लीडिंग सवाल कहते हैं। और ये लीडिंग सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो डिफेंस काउंसिल है वो अपनी स्टोरी को उसके अंदर पुट कर सके।
क्योंकि आप जानते हैं जैसे ये एक प्रोसिक्यूशन पक्ष है, ठीक है, ये इसकी आंखें हैं, ये इसके पैर, ये प्रोसिक्यूशन है, पीपीआई, ठीक है। तो एक पक्ष तो ये होता है, ये विक्टिम की तरफ से मुकदमा लड़ता है, जो पीड़ित होता है ये विक्टिम की तरफ से सरकार के सरकारी वकील होते हैं, सरकार इनको पैसा देती है, ये पीपी होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दूसरे होते हैं डिफेंस लॉयर, ठीक है, ये डिफेंस लॉयर है, ठीक है, ये डिफेंस लॉयर है, ये इनकी आंखें हो गई। तो अब इनका जो विक्टिम है ये गवाह आया, तो ये जो डिफेंस के वकील साहब हैं, ठीक है ना, ये डिफेंस के वकील साहब हैं, तो ये इस विक्टिम से सवाल पूछेंगे। अब इनका जो डिफेंस है ये इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन में इसकी जिरह में पुट किया जाएगा। क्यों पुट किया जाएगा भाई? क्रॉस एग्जामिनेशन में, इसके क्रॉस एग्जामिनेशन में ये अपने डिफेंस को क्यों पुट करना चाहते हैं? वो इसलिए पुट करना चाहते हैं क्योंकि जो मुल्जिम होता है उसको अपनी बात कहने का तो शुरुआत में कोई अधिकार ही नहीं होता। पहले जैसे आप है ना ट्रायल को दिमाग में रखिए कि पहले कॉग्निजेंस की बहस होती है, ठीक है, कॉग्निजेंस की बहस में वो अपनी बातें बताता है, और जब पुलिस सारे चार्जशीट में सब कुछ मटेरियल इकट्ठा करती है तो उस वक्त भी मुलजिम की कोई बात नहीं सुनी जाती, ना तो उसके कोई कागज वगैरह लिए जाते हैं, कुछ नहीं लिया जाता है, सब कुछ प्रोसिक्यूशन का ही सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट उन्हीं के इकट्ठे करके उसके खिलाफ चार्जशीट पेश कर देते हैं। तो बेचारे मुलजिम को कहाँ सुनवाई का मौका मिला, ठीक है। हालांकि ये तो कहते हैं कि सुनवाई का अवसर मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में हम देखते हैं कि बेचारा मुलजिम तो रोता ही रहता है, क्योंकि हमने ये कह दिया है कि प्रोसिक्यूशन को ही अपना मामला खुद साबित करना होता है। तो वैसे भी जो मुलजिम पक्ष होता है उसकी कोई घटना सच्ची भी होती है तो भी वो पीछे खिसकता रहता है। उसको लगता है कि अगर मैं अपना बीच में कोई डिफेंस पुटअप कर दूंगा तो क्या पता बर्डन मेरे पर शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर एडवोकेट अपना डिफेंस पुटअप करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते शुरुआत में, है ना। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट के केस में ऐसा होता है कि एक्सीडेंट जो है ये, जैसे मान लो ये एक मोटरसाइकिल जा रही है, ठीक है, ये मोटरसाइकिल जा रही है, अब ये बड़ी कार वाले ने इसका एक्सीडेंट कर दिया। अब ये जो मोटरसाइकिल वाला है ये गिर गया और इसकी डेथ हो गई। इस बड़े व्हीकल वाले पर मुकदमा चला। अब गलती तो इसकी थी, मान लो ये ओवरटेक कर रहा था, ज्यादा स्पीड में था, क्योंकि ज्यादातर मैं देखती हूँ मोटरसाइकिल वाले कम शैतान नहीं होते हैं, मोटरसाइकिल वाले ऐसे कट मारते हुए चलते हैं भाई लोग कि आप पूछो मत, और हमेशा लाइबिलिटी इस पर आ जाती है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता था। अब ये जो बेचारा जो ट्रक ड्राइवर है ये हमेशा बैक फुट पर रहता है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, इसकी कोई गलती भी नहीं थी, और इसका डिफेंस लॉयर भी चुप है, वो ये नहीं कहता। वो ये प्रोसिक्यूशन को यहाँ दो बातें जो है वो साबित करनी होती हैं। क्या क्या कि एक तो एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा ये ड्राइवर मौके पर था और इस ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट हुआ था। अब ये बेचारा ये नहीं कहता कि भाई यस एक्सीडेंट तो हुआ था लेकिन उसमें गलती मेरी नहीं थी, ऐसे वो नहीं कहता, वो तो चुप बैठा रहता है। कारण क्योंकि उसको ये लगता है कि अभी अगर मैं ये कह दूंगा कि एक्सीडेंट हुआ था तो सारा बर्डन मुझ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये चुप ही रहता है। तो यहाँ मैं बात ये कर रही थी कि जैसे पुलिस चार्जशीट इकट्ठे करके सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर देती है, फिर कॉग्निजेंस बहती होती है, चार्ज लगता है, तो सब जगह जो है ये बेचारे डिफेंस को अपनी बात कहने का कोई ज़्यादा अवसर प्राप्त नहीं होता। ना तो अलग अलग इसमें रूलिंग ये रहती हैं कि चार्ज की स्टेज पर आप डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकते मुलजिम की तरफ से, या कई बार कहते हैं कॉग्निजेंस की स्टेज पर नहीं पेश कर सकते, तो कुल मिलाकर ये चुप रहता है। अब इसका पहला मौका डिफेंस पेश करने का कहाँ आता है? इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन में। विक्टिम या जो दूसरे गवाह हैं उनकी डिफेंस में ये अपना जो है डिफेंस पुटअप करता है। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि उस वक्त ये लीडिंग सवाल पूछता है और अपनी डिफेंस स्टोरी के हिसाब से इस विक्टिम को चलाना चाहता है कि देखो ऐसा हुआ था, तुम बॉम्बे गए थे, तुम रास्ते में जा रहे थे, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था। ऐसे ही इससे अपने लीडिंग सवाल पूछ के अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता है। तो समझ गए ना कि लीडिंग सवाल क्यों पूछे जाते हैं। अब पूरा एक बार वापस इसको रिवाइज कर देती हूँ
कि हमारा सेक्शन 141 ये कहता है कि लीडिंग सवाल क्या होते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज ए लीडिंग क्वेश्चन, कि लीडिंग क्वेश्चन होते क्या है। तो सीधी सीधी इसकी समझने की परिभाषा ये है कि एक ऐसा सवाल जिसमें आंसर चुपचाप जो है सुझाया जाता है, उसको सजेस्ट किया जाता है कि ये इसका आंसर है, वो ऐसा सवाल जो है, ऐसा क्वेश्चन जो है लीडिंग क्वेश्चन होता है। अब इसको वर्ड टू वर्ड जो है आपको ये सेक्शन याद कर लेनी है। इसमें इम्पोर्टेंट जो है देखिए, विशेष, एक्सपर्ट्स, पर्सन, है ना, ये इम्पोर्टेंट शब्द है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो शब्द है वो है सजेस्टिंग द आंसर। ये इसको आप अंडरलाइन कर लो, सजेस्टिंग द आंसर, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर। अगर इतना भी याद कर लोगे तो काफी कुछ आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सजेस्टिंग द आंसर इसका बड़ा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ये लीडिंग क्वेश्चन की डेफिनेशन है सेक्शन 141 में। अब आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ इसका प्रैक्टिकल बता देती हूँ कि जैसे ये गवाह नंबर X है, ये एक गवाह है X नंबर, ठीक है। अब इसको शपथ दिला दी गई है, एडमिनिस्टर ऑथ, है ना, इसको शपथ दिला दी हमने, शपथ एडमिनिस्टर कर दी है इसको। अब ये आगे चलता है, इससे प्रोसिक्यूशन, देखिए ये एक होस्टाइल गवाह है ना, एक होस्टाइल गवाह है। तो इसका भी आपको होस्टाइल गवाह भी इसमें थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो वो पीबी पूछता है कब की बात है, कब की बात है, क्या हुआ था। तो वो कहता है कब की बात है, क्या हुआ मुझे पता नहीं। अब बिल्कुल मतलब होस्टाइल हो गया अपनी बात से कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, कब की बात है, क्या हुआ मुझे पता नहीं, मुझे किसी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो पीपी उससे सवाल पूछता है कि क्या घटना हुई थी, उसके बारे में कुछ बताओ। तो वो कहता है मुझे किसी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ये चीफ एग्जामिनेशन हो रहा है, ये मुख्य परीक्षा हो रही है। अब ज्यादा तो वो सवाल पूछ नहीं सकता, यहाँ तो यही पूछ सकता है कब की बात है, क्या हुआ था, कौन सी घटना है, कौन सी घटना के बारे में तुम गवाही देने आए हो, क्या हो। अब वो कुछ इसमें से बता ही नहीं रहा, कुछ कब की बात है, क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अब क्या होता है कि पीपी जो है वो अब यहाँ जो है ये विशिष्ट लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया, जिन्हें की अनुमति प्रदान की गई। तो यहाँ से ये क्रॉस इसकी चालू हो गई। ये मैं आपको पॉइंट जो है ये पहले जब ये शुरू होता ना, ये वाला पॉइंट, तो उसके बाद इसको पीपी जो है कोर्ट से परमिशन चाहता है कि मुझे गवाह को पक्षद्रोही करने की, मुझे होस्टाइल करने की परमिशन दी जाए। फिर इस पॉइंट पर सुना जाता है दोनों पक्षों को, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनको भी सुना जाएगा और जो डिफेंस लॉयर हैं उनको भी सुना जाएगा। इसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको होस्टाइल करना है कि नहीं करना है। और जब अगर होस्टाइल कर दिया जाता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन दे दी जाती है। तो ये जनरली डायरेक्ट ही कोर्ट में लिख देते हैं कि विशिष्ट लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया और जिरह की अनुमति प्रदान की गई। अब ये जब जिरह की क्रॉस एग्जामिनेशन की उसको अनुमति दे दी गई है, तब ये इनका पहला सवाल आता है और वहाँ क्रॉस ये बाय पीपी, यहाँ से उसकी क्रॉस चालू हो जाती है। क्रॉस में उसने आरोप क्या है कि ये दो मुलजिम हैं, एक का नाम रोबोट है और टोनी है, दो मुलजिम हैं, इन पर एक अलीशा नाम की लड़की ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। ठीक है, अब ये होस्टाइल हो गया है ये गवाह एक्स। और ये कहता है, अब यहाँ इन्होंने डायरेक्ट जो है ये देखिए लीडिंग क्वेश्चन पूछा है, इन दोनों मुलजिमान के नाम सजेस्ट कर दिए हैं इन्होंने। ऐसे ये सजेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ जो है इन्होंने नाम सजेस्ट कर दिए। नाम सजेस्ट करने के बावजूद गवाह ने कहा रोबोट और टोनी ने अलीशा के साथ छेड़छाड़ की हो तो मुझे पता नहीं। अब लीडिंग सवाल है, रोबोट और टोनी का नाम आ गया है, मुलजिमान के नाम दे रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुख्य परीक्षा में इस तरह के नाम नहीं पूछ सकता, लेकिन क्योंकि गवाह होस्टाइल हो गया है, जब होस्टाइल कोई गवाह हो जाता है तो पीपी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने ही गवाह से, गवाह किसका है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है ना, सरकारी गवाह है, मतलब विक्टिम की तरफ से आया है ये गवाह, और लेकिन होस्टाइल हो गया है, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस गवाह से क्रॉस करने की अनुमति कोर्ट से मांगी है, कोर्ट ने परमिशन दे दी है। अब पीपी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है। डिफेंस ये मुख्य परीक्षा में देखिए ये एग्जामिनेशन इन चीफ ही हो रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ में ही वो यहाँ कुछ नहीं बताता, इसलिए वो क्रॉस एग्जामिनेशन करना शुरू कर देता है।
तो क्या कह रहा है, रोबोट और टोनी ने अलीसा के साथ छेड़छाड़ की हो तो मुझे पता नहीं है। मुझे पता नहीं है कि उसने कहा रोबोट और टोनी ने देखो अलीसा के साथ छेड़छाड़ी की हो। वो कहता है मैं तुम्हें, तुम कह रहे हो ना मुझे किसी घटना की जानकारी नहीं है, तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि रोबोट और टीना ने अलीसा के साथ छेड़छाड़ की थी। उसने कहा मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने लिखा है कि मुख्य परीक्षा में किस तरह के हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, व्हाट वाज हैपेंड, कैसे ऑन रेलिवेंट डेट पर क्या हुआ था, इस तरह के सवाल इसमें पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने एक्यूज का नाम सजेस्ट कर दिया है। आगे चलते हैं। अब है ना, वो ये अपनी कंटिन्यूअस है, जो क्रॉस है पीपी के द्वारा वो कंटिन्यूअस हमारा चल रहा है, कंटिन्यूअस। ठीक है, ये पीछे से कंटिन्यूअस आ रहा है, ये कहना गलत है। अब यहाँ वो डेट भी सुझा रहा है, ये कहना गलत है कि दिनांक 3/2/2015, 3/2/2015 ये पर्टिकुलर डेट है उस अपराध की। ठीक है, और करीब 9 बजे की बात है ये। तो ये कहना गलत है कि दिनांक 3/2/2015 को सुबह करीब 9 बजे टोनी के घर की तरफ से हमले की आवाज आई हो और मैं वहां पर दौड़कर गया हूँ। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये इसको कह रहा है कि देखो 3/2/2015 की घटना है, छेड़छाड़ वाली, करीब 9 बजे की घटना है, टोनी के घर की तरफ से हमले की आवाज आई थी, आवाज है ना, और उस वक्त तुम दौड़कर गए थे। तो ये कह रहा है ये कहना गलत है। जब कोर्ट में कोई क्वेश्चन सजेस्टिव वे में लिखाया जाता है तो ये कहना गलत है, ये कहना सही है, इसी तरह इसको लिखाया जाता है। कई बार तो क्या होता है कि कुछ गवाह भड़क जाते हैं इस बात से, है ना, उनको ये पता नहीं है कि यहाँ इस तरह नेगेटिव फॉर्म में इस चीज को लिखाया जाता है, तो उनको लगता है कि गलत कैसे है। ठीक है, ये तो मैं तो सही कह रहा हूँ कि मैं तो वहां पर दौड़ कर गया ही नहीं था, ऐसे कैसे लिखा रहे हो, तो भड़क जाते हैं। ठीक है, तो फिर उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको गवाहों को बेचारों को पुचकारते हैं कि नहीं भैया तुम जो कह रहे हो हम वही लिख रहे हैं, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका ये मतलब निकलता है। उसको 3 बार समझाते हैं, पढ़ के समझाते हैं, उसको कंप्यूटर दिखाते हैं, देखो तुम खुद पढ़ लो, तुम खुद नहीं पढ़ना जानते तो तुम्हारे वकील साहब से पढ़वा लो। क्योंकि गवाह की संतुष्टि अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस बारे में जज को बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, मजिस्ट्रेट को बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। कारण उसका क्या है कि अगर गवाह सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो बाहर जाकर, कोर्ट के बाहर वो जाकर ये कहेगा कि कोर्ट में मेरे गलत बयान लिख लिए गए हैं, मैंने जो बोला वो कोर्ट ने नहीं लिखा, मैंने जो नहीं बोला वो कोर्ट ने लिखा। तो इसलिए गवाह को सेटिस्फाई करना कोर्ट की अपनी ड्यूटी होती है, बड़े ही सेंसिटिव तरीके से गवाह को डील करना चाहिए। अगर वो नहीं समझता है किन चीजों को तो उसको थोड़ी सी कोर्ट प्रोसीजर बताकर उसको समझाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं ये बता रही थी कि ये कहना गलत है, ये कहना सही है, इन चीजों पर ये गवाह भड़क जाते हैं। लेकिन ये कोर्ट की इसी तरह की लैंग्वेज आती है। आप लोग लॉ के एक्सपर्ट होने के नाते जानते हो कि कोर्ट लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का क्या विशेष प्रभाव रहता है। ठीक है, तो यहाँ उसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सवाल पूछा, यहाँ देखिए ये भी लीडिंग क्वेश्चन है कि उन्होंने इसको डेट को सजेस्ट कर दिया है, उन्होंने ये अक्यूज का नाम भी सजेस्ट किया है टोनी, और ये 9 बजे का समय भी सजेस्ट किया है। दोनों तीनों बातें इसमें सजेस्ट की हैं, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया है इस सवाल से। वो कहता है ये कहना गलत है कि दिनांक 3/2/2015 को करीब 9 बजे टोनी के घर की तरफ से हमले की आवाज आई हो और मैं वहां पर दौड़कर गया हूँ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लीडिंग क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, लेकिन हमेशा जवाब हमारे अकॉर्डिंग ही आए, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उस गवाह को सब कुछ बता दिया है। उसके वो आंसर क्या चाहता है, वो हाँ में आंसर चाहता है। वो ये चाहता है कि ये कहे कि हाँ ये बात सही है कि 3/2/2015 को ऐसा हुआ था, 9 बजे का टाइम था, 3/2/15 की डेट थी, टोनी के घर की तरफ से हमले की आवाज आई थी और मैं वहां पर दौड़कर गया था। ये वो कहलाना चाहता है, लेकिन गवाह नहीं कह रहा। वो कह रहा नहीं, उसने एक सजेस्टिव क्वेश्चन होने की बजाय इतने 3-3, 4-4 सजेशन होने के बावजूद भी इस लीडिंग सवाल को नकार कर अपने अकॉर्डिंग ही जवाब दिया है। वो कहता नहीं मैं नहीं गया। ठीक है,
अब यहाँ ये कहना गलत है कि भीड़ ने टोनी के साथ मारपीट की। अब यहाँ फिर उसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसको सजेस्ट किया, लीडिंग सवाल पूछा है कि भीड़ ने टोनी के साथ मारपीट की। क्यों? क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि पहले टोनी और रोबोट ने इस लड़की एलिसा के साथ छेड़छाड़ की और फिर जब भीड़ को पता चल गया तो भीड़ ने टोनी के साथ मारपीट की। तो ये कह रहा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये कहना गलत है कि भीड़ ने टोनी के साथ मारपीट की हो। तो ये सजेस्टिव क्वेश्चन को भी उसने फिर से लीडिंग क्वेश्चन को नकार दिया गवाह ने। अब फिर एक और सजेस्टिव क्वेश्चन पूछा, ये कहना गलत है। अब पीपी यहाँ पूछ सकता है क्योंकि पीपी यहाँ अब क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है क्योंकि उसने गवाह को होस्टाइल करवा लिया है। ये कहना गलत है कि लोगों ने मुझे बताया हो कि टोनी और रोबोट ने एलिसा के साथ छेड़छाड़ की। अब देखिए पीपी साहब क्या कह रहे हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि आपने देखा है इस बात को कि टोनी और रोबोट ने एलिसा के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन अब वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन में सवाल करने लग गए कि देखो लोगों ने आपको बताया था कि टोनी और रोबोट ने एलिसा के साथ छेड़छाड़ की। तो वो कहता नहीं, ये कहना गलत है कि लोगों ने मुझे बताया हो कि टोनी और रोबोट ने एलिसा के साथ छेड़छाड़ की। ये कहना गलत है कि छेड़छाड़ करने वाले लड़कों के नाम रोबोट और टोनी या फिर मुलजिमों उनके नाम। फिर वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बार बार रिपीट कर रहे हैं कि देखो जो छेड़छाड़ करने वाले लड़के थे उनके नाम रोबोट और टोनी थे। वो कहता नहीं, ये कहना गलत है कि छेड़छाड़ करने वाले लड़कों के नाम रोबोट और टोनी हो। तो आई बात समझ में कि ये देखिए कि किस तरह एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर लीडिंग सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन में एक होस्टाइल गवाह से पूछ रहे हैं। इस गवाह को इन्होंने खुद ने बुलाया है, ये इन्होंने आई विटनेस के रूप में पेश किया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस गवाह एक्स को कि ये इनका आई विटनेस है जो इस बात को सपोर्ट करेगा कि एलिसा के साथ छेड़छाड़ हुई थी और टोनी और रोबोट नाम के लड़कों ने की थी। लेकिन इस गवाह ने टोटली इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकार के खिलाफ बयान दिए। ठीक है, तो आई बात समझ में। दो बातें यहाँ आप समझ में आ रहे हैं कि होस्टाइल कैसे करते हैं गवाह को, होस्टाइल गवाह से कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और साथ में लीडिंग सवाल इसमें कैसे साथ साथ पूछे जा रहे हैं। अब जो है ये जो मुलजिम के एडवोकेट हैं इनका नंबर आ गया है। ठीक है, ये मुलजिम के एडवोकेट हैं, ये मुलजिम के एडवोकेट हैं। ठीक है, ये क्या है, ये गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अब ये भी सजेस्टिव सवाल इसको पूछेंगे। ये कहना सही है कि पुलिस ने मेरे को थाने पर बुलाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। अब देखिए यहाँ गवाह जो है डिफेंस की स्टोरी को स्वीकार कर रहा है। वहां तो उन्होंने देखिए लीडिंग सवाल जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये जो पीपी जो था ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब सवाल पूछ रहे थे, हालांकि इन्होंने भी लीडिंग सवाल पूछे, लेकिन जब इन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने लीडिंग सवाल पूछे तो इस गवाह ने, ये जो गवाह है ये गवाह भी बना देते हैं यहाँ पे, ये गवाह है। ठीक है, ये गवाह है, इसकी ये चोंच निकली हुई है गवाह की। ठीक है, ये गवाह है, ये डिफेंस लॉयर है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस गवाह से सवाल पूछा, तब ये भाई गवाह जो है सारे सवाल इनके लीडिंग सवालों को भी नकार गया। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आंसर चाहते थे, हालांकि लीडिंग क्वेश्चन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी जवाब ठूसे थे, उन्होंने जवाब सजेस्ट किए थे, लेकिन फिर भी नकार गया भाई। और अब डिफेंस लॉयर के सवाल देखना, ये जो स्टोरी पुटअप कर रहे हैं इसमें सारी की सारी हाँ भर रहा है, यस मैन बन गया है यहाँ पर ये गवाह, यस मैन, है ना। तो इससे आपको ये बात समझ में आई ना कि लीडिंग सवाल पूछना, ये पूछ सकते हैं अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में जब गवाह होस्टाइल हो गया हो, ये पूछ सकते हैं अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में, लेकिन उस लीडिंग सवाल के हिसाब से गवाह तो अपनी जगह ही टिका हुआ है ना, ये तो अब पता नहीं किसका समर्थन करेगा। अभी मैं एक बार आपको ऐसा गवाह बताऊंगी जिसमें वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बातों को समर्थन करेगा, है ना। यहाँ तो इसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बातों को तो नकार दिया और ये डिफेंस लॉयर की बातों को स्वीकार कर रहा है। चलो पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है, इन्होंने पूछा सवाल कि देखो पुलिस ने तुमको थाने पर बुलाया और खाली कागजों पर तुमसे हस्ताक्षर करवा लिए, जो भी फर्दें वर्दें बनाई, मेमोज बनाए, तो तुम पर तो
खाली कागजों पर करवा लिए, तुमने तो अपनी इच्छा से, जो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो ये कहता है हाँ ये कहना सही है कि पुलिस ने मेरे को थाने पर बुलाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। अब ये लीडिंग सवाल है, पुलिस का सजेशन दे दिया, थाने पर बुलाना दे दिया, खाली कागजों पर हस्ताक्षर। ये चाहते हैं, डिफेंस लॉयर चाहते हैं कि हाँ भरे कि यस पुलिस ने मेरे को थाने पर बुलाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। ये इनका क्वेश्चन के अंदर ही जवाब था और इसको इन्होंने मान लिया कि हाँ ये बात सही है कि पुलिस ने मेरे को थाने पर बुलाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। ये बात सही है कि पुलिस ने मेरे से कोई पूछताछ नहीं की। अब ये इनका क्या सवाल था? इनका सवाल था ये बात सही है ना कि पुलिस ने तुमसे कोई पूछताछ नहीं की। ये क्यों कहेंगे? क्योंकि ये बाद में ये कहेंगे कि 161 के जो स्टेटमेंट थे ये पुलिस ने अपनी मर्जी से लिख लिए थे, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था, है ना। और यहाँ वो इन्होंने ये भी डिनाई करवा दिया कि पुलिस ने इनसे कोई स्टेटमेंट भी लिए थे, कोई क्वेश्चन आंसर भी पूछा था, कोई पूछताछ भी की थी। तो ये भाई हाँ भर रहा है कि ये बात सही है कि पुलिस ने मेरे से कोई पूछताछ नहीं की। अब अगला सवाल आता है डिफेंस लॉयर का। ये बात सही है कि अलीसा ने दोनों अभियुक्तों से रुपए ऐंठने के लिए ये झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। अब ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, ये एंड सोने के लिए, है ना। कुल मिलाकर ये बात ये पूछना चाह रहे थे कि दोनों अभियुक्तों से रुपए ऐंठने के लिए ये झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। ये इनका वो था कि अलीसा ने दोनों अभियुक्तों से रुपए ऐंठने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। तो ये क्या कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है। अब इन्होंने ये लीडिंग क्वेश्चन पूछा, इसमें इस अलीसा लड़की का नाम दे दिया और ये दोनों अभियुक्तों से रुपए ऐंठने की बात कह दी, झूठे मुकदमे का सजेशन दे दिया। ये चाहते हैं कि ये हाँ भरे, क्योंकि इन्होंने एक अपने क्वेश्चन के अंदर इतने सारे आंसर जो है लीड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये इनकी बात में आ गया, ये कह रहा है हाँ ये बात सही है कि अलीसा ने दोनों अभियुक्तों से रुपए। अब इसको कुछ नहीं करना पड़ा, इसको कुछ नहीं करना पड़ा, बस ये कह रहा है ये बात सही है, इतना सही आंसर इसको देना पड़ा है। तो पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन ही आंसर में तब्दील हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें आंसर छुपे हुए थे और इस बात को इसने हाँ भर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो। ये बात सही है कि घटनास्थल पर खाली बोतल पुलिस ने रखी थी। अब वहाँ कोई जो साइट मीमो बनाया था, घटनास्थल जो था, साइट प्लान जहाँ बना था, जहाँ पर प्लेस ऑफ एक्रेंस था, जो जहाँ घटना घटी थी, तो वहाँ पे पुलिस को एक खाली बोतल बरामद हुई थी। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो खाली बोतल तो पुलिस ने वहाँ रख दी थी। तो ये यहाँ भी इसने घटनास्थल पर खाली बोतल पुलिस ने रखा होना, ये जो है आंसर इसमें छिपा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये पूछ रहे हैं कि देखो ये बात सही है ना कि घटनास्थल पर खाली बोतल पुलिस ने रखी थी। तो ये कहता है हाँ ये बात सही है। अब इसको कुछ नहीं करना पड़ा, ये भाई इनकी हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है ना। ये बात सही है, घटनास्थल पर खाली बोतल पुलिस ने रखी थी। तो ये इस तरह हमारी ये जीरो इससे क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ना, डिफेंस लॉयर का ये क्रॉस एग्जामिनेशन एक छेड़छाड़ के मुकदमे में ये कंप्लीट हुआ। अब हम सेक्शन 142 पढ़ते हैं। ये कहता है, इसके एक दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, व्हेन दे क्या है, लीडिंग क्वेश्चन, कि कब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है, व्हेन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड, कब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। तो सेक्शन 142 उसका आंसर बताता है। ठीक है, एक तरह से ये मैं इसको क्वेश्चन का रूप दे सकती हूँ और इसको इसका आंसर का रूप दे सकती हूँ। ठीक है, वैसे ये सेक्शन है एज इट इज ही है, लेकिन हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी याद कर सकते हैं कि कब ये नहीं पूछने चाहिए, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड। तो ये कहता है लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड, कब का, इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी, जब एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्शन कर दे तो ये नहीं पूछने चाहिए। बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है ना, यानी एग्जामिनेशन चीफ में जब ये पार्टी दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन कर देती है तो ये नहीं पूछने चाहिए। और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कहने का मतलब है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में इनको नहीं पूछ सकते और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते। और कब, जब दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन कर दे, एडवर्स पार्टी, यानी एग्जामिनेशन इन चीफ में, री एग्जामिनेशन में कोई सवाल पूछ भी लिया है तो भी अगर ऑब्जेक्शन कर दे तो उसके बाद ही वो नहीं पूछ सकते, लेकिन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, लेकिन कोर्ट की परमिशन से पूछा जा सकता है। यानी
अगर एग्जामिनेशन इन चीफ में या री एग्जामिनेशन में कोर्ट परमिशन दे दे तो लीडिंग सवाल भी पूछा जा सकता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में कब हम लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो री एग्जामिनेशन, जनरली इसका आंसर ये है कि री एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ में ये सवाल नहीं पूछे जा सकते। ज़्यादातर इसमें कई बार क्या होता है, जैसे प्रोसिक्यूशन है ना, आप जानते हैं कि दो डिपार्टमेंट है हमारे पास, एक प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट, एक डिफेंस लॉयर का, ठीक है। क्योंकि ये जो एक नंबर ये मुकदमा लड़ने वाला विक्टिम का पक्ष है और ये डिफेंस का पक्ष है, दो पार्टी हैं हमारे पास। तो जैसे प्रोसिक्यूशन ये गवाह बुलाता है एक नंबर और ये डिफेंस लॉयर इससे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। तो ये चीफ करवाते हैं, फिर इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तब तो ये जनरली इनको आदत पड़ जाती है प्रोसिक्यूशन को कि ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि सेक्शन 142 ये स्पष्ट कर रहा है कि हम री एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है, जनरली। लेकिन जब डिफेंस लॉयर अपने गवाह बुलाता है डिफेंस में, तो ये क्या करते हैं, ज़्यादातर एडवोकेट्स, ज़्यादातर तो नहीं, कुछ एडवोकेट कह सकती हूँ मैं कि कई बार ये गलती उनसे हो जाती है, तो वो क्या करने लग जाते हैं कि क्योंकि उनको आदत भी पड़ी हुई होती है हमेशा लीडिंग क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि वो ज़्यादातर डिफेंस की तरफ से आते हैं, तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो लीडिंग क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो अब ये जब अपने गवाह बुलाते हैं तो क्या करते हैं, अब ये जब अपने डिफेंस अपने गवाह बुलाएगा तो चीफ एग्जामिनेशन कराएगा ना, पहले मुख्य परीक्षण होगा उसका, तो मुख्य परीक्षण होगा तो लीडिंग सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। अब लीडिंग सवाल स्टार्ट करना पूछना शुरू कर देते हैं तो प्रोसिक्यूशन जो है वो ऑब्जेक्शन करता है और कोर्ट को भी लगता है ये क्या कर रहे हो, है ना, तो उनको टोकना पड़ता है। फिर उनको याद आता है हाँ एग्जामिनेशन इन चीफ चल रहा, भूल जाते हैं कि वो क्रॉस नहीं कर रहे, यहाँ तो वो प्रिटेंड करते हैं, है ना, ताकि लीडिंग क्वेश्चन पूछ के और अपना फटाफट जो है वो डिफेंस ही चीफ एग्जामिनेशन में ही डिफेंस पुटअप कर दें। लेकिन मतलब अपनी जो बात है, हालांकि चीफ में ही वो डिफेंस पुटअप करेंगे, लेकिन वो मतलब गवाह के मुंह में अपने ही सवाल ठूस देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, चीफ एग्जामिनेशन में तो वो घटना पूछेंगे, हाँ भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मुलजिम क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया, सेकेंड पार्ट हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, इससे पहले हम सेक्शन 143 को समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में ये है कि भाई कब नहीं पूछने चाहिए, तो री एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछ सकते, लेकिन कब पूछ सकते हैं कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से पूछ सकते हैं इनको। और दूसरा कि इसका ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट कर दिया है तो फिर वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो फिर पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए डिफेंस लॉयर को ये ध्यान में रखना है कि भाई जो ही लीडिंग क्वेश्चन आए आप ऑब्जेक्शन करो, अगर नहीं करा तो वो पूछ लेंगे, क्योंकि इसमें साथ ही लिखा हुआ है लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नोट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ ऑब्जेक्टेड, यदि ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो पूछ लेंगे वो लीडिंग क्वेश्चन, एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में भी पूछ डालेंगे। इसलिए डिफेंस लॉयर की तत्परता वहां पर बहुत जरूरी है। और अगर उन्होंने लीडिंग सवाल पूछ दिया और आपने ऑब्जेक्शन नहीं करा तो आपका तो डिफेंस कमजोर हो जाएगा, वो तो गवाह जिससे रटी रटाई बात जो है ना रटा के लाएंगे बाहर से और कहलवा देंगे ऐसा कैसा। इसलिए आप जो है ना एज ए डिफेंस लॉयर आपको चौकन्ना होने की बहुत जरूरत है। अब आता है एक, जैसे हम वो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, विटनेस एक्स है, अब प्रोसिक्यूशन क्वेश्चन कर रहा है, घटना स्थल पर आपने क्या देखा, अब डिफेंस लॉयर कहते हैं ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, पीपी साहब ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। अब ये ऑब्जेक्शन किया ना इन्होंने, अब कोर्ट को तय करना है कि सवाल लीडिंग है या नहीं है। अब प्रोसिक्यूशन क्वेश्चन पूछ रहे घटना स्थल पर आपने क्या देखा, अब यहाँ भी डिफेंस लॉयर कहते हैं ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। तो कई बार उनको लगता है ऐसा ऑब्जेक्शन वो कर सकते हैं, हालांकि ये लीडिंग सवाल नहीं दिख रहा है कि घटना स्थल पर आपने क्या देखा, ठीक है। लेकिन इनका ये कहना है कि घटना स्थल जो है अपने आप में, ये जो शब्द है ये अपने आप में लीडिंग है,
क्योंकि आप इसको किसी पर्टिकुलर प्लेस को घटना स्थल बताना चाहते हो, इसलिए इनको लगता है कि ये सवाल जो है लीडिंग है। तो अब कोर्ट को तय करना होता है। ऐसे सवाल कई बार कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं, और ऐसे जो सवाल होते हैं उन्हीं पर विवाद होता है, क्योंकि जो क्लियर कट लीडिंग सवाल दिख रहा है उस पर तो कोई पक्ष विवाद नहीं करेगा, वो तो सबको समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि अगर मैं ये नहीं पूछूं कि घटनास्थल पर आपने क्या देखा, तो फिर मैं कैसे पूछूं साइट प्लान के बारे में, मैं कैसे पूछूं गवाह से, कैसे बताऊं कि कहाँ पर क्या देखा, तो गवाह क्या समझेगा, क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा। और ये कह रहा है नहीं, तुम इसको जो है इसका सजेशन दे रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो ऑब्जेक्शन करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ लीडिंग क्वेश्चन में क्या करती है कोर्ट? कोर्ट विल हियर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन को सुनेगी, कोर्ट विल हियर द डिफेंस लॉयर, एंड देन कोर्ट विल डिसाइड कि ये क्वेश्चन जो है लीडिंग क्वेश्चन है या नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये लीडिंग है तो नहीं पूछने देगी, और लगता है कि ये लीडिंग नहीं है तो फिर पूछने देगी। ठीक है, तो ऐसे कोर्ट को इस तरह ये ऑब्जेक्शन करते हैं और फिर कोर्ट उनका डिटर्मिनेशन करता है। कई बार तो बात इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ जैसे मान लो ये कोर्ट रूम है, ये कोर्ट रूम है और यहाँ पर ये सुनवाई चल रही है। ठीक है, ये सुनवाई चल रही है, जज साहब बैठे हैं, ये सुनवाई चल रही है। तो इतने मतलब उलझा हुआ सवाल होता है कि कोर्ट ये कहता है कि आप लिख के लाओ, है ना, आप एप्लीकेशन लेके लाओ कि ये कौन सा सवाल है और किस तरह ये लीडिंग है, ये सारा आप एक्सप्लेन करके लाओ। फिर कोर्ट क्या है उसको रिटर्न में सुनती है कि वो एप्लीकेशन देते हैं, ये डिफेंस लॉयर जो है ना अपना ऑब्जेक्शन रिटर्न में देते हैं, फिर ये जो प्रोसिक्यूशन है इनसे भी रिटर्न में उसका आंसर लिया जाता है, फिर कोर्ट रिटर्न में ही उसको तय करती है। ज़्यादातर तो ये मौखिक ही तय हो जाता है, मतलब जो जैसे गवाह के ये बयान चल रहे हैं और गवाह के बयानों के बीच में ही ये बात लिख के, और वहाँ मतलब होता तो रिटर्न में ही है लेकिन गवाहों के बयानों के बीच में इसको लिख लिया जाता है। लेकिन जब मामला ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोर्ट अलग से एप्लीकेशन ले लेता है और अलग से एप्लीकेशन लेकर उस बात को अलग से तय करता है, फिर गवाह के बयान आगे चलते हैं, वहाँ उस स्टेज पर रुक जाते हैं, फिर अगले दिन की पेशी देनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे एक और पूछते हैं हम कि दिनांक 10/3/2015 को आप कहाँ पर तैनात थे। अब ये जो है एक आईओ है और उससे जो है ये सवाल पूछे जा रहे हैं आईओ से। ठीक है, आईओ विटनेस बॉक्स में आया है, विटनेस बॉक्स में आईओ आया है, तो उससे पूछ रहे हैं कि दिनांक 10/3/2015 को आप कहाँ पर तैनात थे। तो कहते हैं दिनांक 10/3/2015 को मैं DYSP SC/ST सेल एक्स के पद पर तैनात था। मतलब एक्स जैसे कोई जिला है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है एक्स। ठीक है, तो उस एक्स डिस्ट्रिक्ट का नाम ये ले देते हैं कि दिनांक 10/3/15 को मैं DYSP SC/ST सेल जिला एक्स के पद पर तैनात था। उस दिन आपको कौन सी पत्रावली अनुसंधान के लिए प्राप्त हुई। अब ये पूछ रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये चीफ चल रहा है। ठीक है, ये मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर चीफ करवा रहे हैं, ध्यान रखिए आप, चीफ, ये चीफ चल रहा है उनका और पब्लिक प्रोसिक्यूटर चीफ करवा रहे हैं एक आईओ से। तो उससे ये पूछते हैं कि ये 10/3/15 को कौन सी पत्रावली आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए मिली थी। ठीक है, अब यहाँ डिफेंस लॉयर ने ऑब्जेक्शन कर दिया, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ये सवाल लीडिंग है। अब वो पूछ रहे हैं उस दिन आपको कौन सी पत्रावली अनुसंधान के लिए प्राप्त हुई, कौन सी पत्रावली आपको। अब ये कह रहे हैं ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ये सवाल आप लीडिंग है। ये जो सवाल है वो पीपी कहते हैं ये सवाल कैसे लीडिंग हुआ। अब मैं कैसे पूछूंगा कौन सी फाइल इनको, ये तो पूछूंगा ना कौन सी फाइल इन्वेस्टिगेशन के लिए मिली। इसमें ही डिफेंस लॉयर ने ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड कर दिया, तो कोर्ट कहती है ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। अब यहाँ इस सवाल पर कोर्ट ने ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कर दिया है, मतलब उसको माना नहीं है कि नहीं ये ऑब्जेक्शन करने लायक नहीं है, ये सवाल पूछ सकते हैं। तो ये आगे जवाब देते हैं, उस दिन प्रकरण संख्या 2/15 अंतर्गत धारा 354B 342 IPC थाना डैश डैश डैश। अब ये जो है ना ये थाने का नाम आ जाएगा यहाँ, नेम ऑफ द थाना। ठीक है, की पत्रावली मुझे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। अब ये इन्होंने बता दिया कि 2/15 और ये धारा ये थाना ये, इसकी पत्रावली मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए प्राप्त हुई। जब इन्होंने ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कर दिया कोर्ट ने, तो फिर इन्होंने इसका जवाब दिया है ना। तो जवाब से पहले ही ये ऑब्जेक्शन तय होगा। अब आता है सेक्शन 143 सेक्शन 143 व्हेन दे मे बी आस्क्ड। वो सवाल कब पूछे जा सकते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो लीडिंग क्वेश्चन है वो हम कब पूछ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन इसमें भी जैसे
ये 1 नंबर का या 2 नंबर का इसमें सवाल आ जाता है ना एग्जाम में। तो कि वो कब पूछे जा सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन, मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। कब कब, जैसे ये हमारा आंसर है, पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ टू टेल द। अब अच्छा, ये पॉइंट है कि इसका पर्पज क्या है ना, ये हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका पर्पज क्या है। लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे जा सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, सॉरी इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये हम पूछ सकते हैं, लेकिन पर्पज क्या है? पर्पज ये है, पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ टू टेल द ट्रूथ बाय हिज ऑन माउथ द रेलिवेंट फैक्ट्स ऑफ द केस। यानी हमने एक वो पढ़ा कि एग्जामिनेशन इन चीफ में हम लीडिंग सवाल क्यों नहीं पूछ सकते। उसका कारण ये है, पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ टू टेल द ट्रूथ बाय हिज ऑन माउथ द रेलिवेंट फैक्ट्स ऑफ द केस। यानी एग्जामिनेशन इन चीफ का जो पर्पज है वो सच्चाई को बताना है, कि गवाह जो है अपने मुंह से बताए कि उस पर्टिकुलर केस के रेलिवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य कौन से थे। वो एग्जामिनेशन चीफ में ये इसका पर्पज है कि हम गवाह करवाते ही क्यों हैं, क्यों इसकी मुख्य परीक्षा जरूरी है कि वो खुद बताएगा। अब अगर एग्जामिनेशन इन चीफ में हमने लीडिंग सवाल पूछ दिया तो वो झूठी चीजें उसमें पुटअप कर देगा। तो इसलिए हमने ये कहा है कि ये एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जा सकते लीडिंग सवाल, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। A question should be put to him about the relevant facts, and then he should be given the fullest freedom to answer the question out of the knowledge that he possesses. उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको एकदम फ्री जो है, एकदम फुलेस्ट फ्रीडम उसको दी जाएगी, पूरी तरह उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा कि उसके पास खुद का क्या नॉलेज है, नॉलेज दैट ही पजेस। वो अपने पास उसका क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान उसको उस केस के तथ्यों के बारे में है, ये गवाह को पूरी फ्रीडम उसको छोड़ दी जाएगी। The answer should not be suggested, the question should not be so framed as to suggest the answer also. कि उसको आंसर जो है वो सजेस्ट नहीं किया जाएगा और उसको क्वेश्चन इस तरह फ्रेम नहीं होंगे कि उसको आंसर सजेस्ट करें। तो इसलिए चीफ एग्जामिनेशन में हम इनको पूछने की परमिशन नहीं देते हैं, है ना। ये हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हम चीफ एग्जामिनेशन में लीडिंग सवाल पूछने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं, हम क्रॉस एग्जामिनेशन में ही लीडिंग सवाल पूछने की अनुमति क्यों देते हैं, है ना। क्यों नहीं देते, मुख्य परीक्षा में तो क्यों पूछने नहीं देते, और जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में ही क्यों पूछने देते हैं, ये हमारा डिस्कशन का बिंदु था। तो ये बात आपको आ गई समझ में कि हम चीफ एग्जामिनेशन में तो उसके नॉलेज का फायदा उठाना चाहते हैं, गवाह के नॉलेज का, कि उसको क्या नॉलेज है, और क्रॉस एग्जामिनेशन में हम उसको इसलिए वो करवाना चाहते हैं ताकि ये तो हमारा वही आ गया, द क्वेश्चन शुड नॉट कैरी इन बिल्ड आंसर इन इट, कि उसके अंदर जो है जब हम चीफ एग्जामिनेशन करवाते हैं, मुख्य परीक्षण कराते हैं, तो उसके आंसर जो है इन बिल्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में क्यों हम लीडिंग क्वेश्चन का लीडिंग सवाल का पूछ ले देते हैं उसको, लीडिंग सवाल क्यों? उसका कारण ये है कि हम गवाह की वेरासिटी चेक करना चाहते हैं, उसकी ट्रूथफुलनेस को चेक करना चाहते हैं, ट्रूथफुलनेस, ठीक है ना, उसकी ट्रूथफुलनेस को हम चेक करना चाहते हैं, इसलिए हम उससे लीडिंग सवाल पूछना जरूरी समझते हैं। अब इसका ये जो सेक्शन 142 है, इसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, 2 पार्टों में है ये। सेकंड पार्ट क्या कहता है, द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चंस एज टू मैटर्स विच आर इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड और विच हैव इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड। हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा कि कोर्ट की परमिशन से लीडिंग सवाल पूछ सकते हैं। अब ये राइडर जो है कोर्ट पर थोपा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है लीडिंग सवाल पूछने की अनुमति दे दे, भाई सारे बयान ही लीडिंग हो जाएंगे चीफ एग्जामिनेशन में। तो कोर्ट पर ये सेकंड पार्ट जो है कोर्ट पर राइडर लगाता है कि कोर्ट लीडिंग सवाल पूछने की मुख्य परीक्षण में कब अनुमति देगा। पहला पॉइंट है कि इंट्रोडक्टरी हो और अनडिस्प्यूटेड हो, या फिर अनडिस्प्यूटेड हो, या फिर वो पहले से ही प्रूव्ड कर दिए गए हो। 3 पॉइंट है, इंट्रोडक्टरी या अनडिस्प्यूटेड या फिर प्रूव्ड।
दोनों के बीच में अनडिस्प्यूटेड हो, या फिर एक पार्टी ने उनको प्रूव कर दिया हो, या फिर वो इंट्रोडक्टरी हो। तो इन तीनों सिचुएशन में ही हम मुख्य परीक्षण में लीडिंग क्वेश्चन पूछने की कोर्ट परमिशन देगा, अन्यथा नहीं देगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। When लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्वेश्चन हमारा ये है कि कब लीडिंग सवाल पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो सेक्शन 141 है, 141, 142 और 143, इनको अगर हम कंबाइंड करके इसका आंसर देखें तो इसका आंसर ये आ जाता है। एक तो क्रॉस एग्जामिनेशन में हम लीडिंग सवाल पूछ सकते हैं, दूसरा when they are not objected by the opposite party, जब अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं करे तो ये पूछ सकते हैं, और तीसरा where the opposite party objects but the court overrules the objection, अपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया परंतु कोर्ट ने उसका ओवररूल कर दिया कि नहीं पूछ सकते हैं, है ना, ओवररूल कर देती है। ये ओवररूल शब्द ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिक्चरों में आप खूब सुनते होंगे, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, ऐसे, है ना, तो ये ओवररूल कर दे। और चौथा वेयर दे डील विद द मैटर ऑफ अनडिस्प्यूटेड और इंट्रोडक्टरी नेचर और द मैटर इन क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन सेटिस्फैक्टरीली प्रूव्ड। वही बातें आ गई जो 142 के सेकंड पार्ट में कही गई हैं, अनडिस्प्यूटेड, इंट्रोडक्टरी, है ना, और प्रूव्ड, सेटिस्फैक्टरीली प्रूव्ड। तो ये तीनों पॉइंट की स्थिति में जो है वो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन चीफ में, अगर ये तीनों पॉइंट मौजूद हैं तो। अब हम आगे एक केस की चर्चा यहाँ करेंगे। अब ये जो केस है ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, इससे आपको सेक्शन 141, 142, 143 को समझने में मदद मिलेगी, और साथ में हम इसका आर्टिकल 21 के साथ रिलेशन देखेंगे। अक्सर आपको ये सुनने में आता है कि ट्रायल कोर्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ लेना देना ही नहीं है ट्रायल कोर्ट में। तो लेकिन जब हम सीआरपीसी एविडेंस को आप पढ़ रहे हैं लगातार, मैं आपको कई सारी धाराएं बता रही हूँ, तो आपको ये आप देखकर महसूस हो रही हूँ कि हर धारा में कॉन्स्टिट्यूशन समाया हुआ है। इसलिए ट्रायल कोर्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना ट्रायल कोर्ट चल ही नहीं सकती, है ना। वहाँ पग पग पर मुलजिम के अधिकार, फेयर ट्रायल का सिद्धांत सब दिए हुए हैं। तो यहाँ हम लीडिंग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बीच में आता है, और लीडिंग क्वेश्चन अगर कर लिए गए हैं तो पूरी ट्रायल पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पूरी ट्रायल पर इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा। तो ये वारकी जोसेफ का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1993, सुप्रीम कोर्ट 1892, इसके ये पेज नंबर है 1892। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस है, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, ये एक जनरल है, और 1993 यानी 1993 की जनरल में ये जजमेंट छपा है। तो लीडिंग क्वेश्चन के बारे में ये इसमें चर्चा की गई है कि व्हाट आर लीडिंग क्वेश्चन, व्हेन टू आस्क, कब पूछ सकते हैं, व्हाट इज कोर्ट्स ड्यूटी। इस दौरान लीडिंग क्वेश्चन जब पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं तो कोर्ट की क्या ड्यूटी है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि इसमें कोर्ट की ड्यूटी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कोर्ट को बार बार तय करना पड़ता है कि कौन पार्टी लीडिंग क्वेश्चन पूछ रही है, कौन नहीं पूछ रही, कौन सा सवाल लीडिंग है, कौन सा नहीं है। तो इस मामले में क्या था, ये एक आदमी है, ये मृतक है, डिसीज्ड, रिटायर्ड आर्मी मैन था ये, और इसके 5-7 भाई थे, 5-7 बहनें थी। इसने क्या करा, अपने पिता की सारी संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। भाई थोड़ा सा पावरफुल था तो उसने अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और बाकी भाई बहनों को निकाल बाहर किया। अब ये जो बाकी भाई थे ये बड़े इससे गुस्सा रहते थे, तो ये छोटे वाला भाई जो है ये भी इससे बड़ा गुस्सा रहता था कि इसने सारी पिता की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। तो एक दिन ये इनके घर गया, ये सबसे छोटा वाला भाई, और इसने घर का दरवाजा खटखटाया, ये निकला और ये छोटा वाला भाई इसके गले पड़ गया, और फिर इसमें गुस्से में इसने मृतक की हत्या कर दी। इसको करीब 17 से 20 चोटें इसको मारी। इतना गुस्सा था कि इतनी सारी चक्कू वक्कू से इसके जो है ना चोटें इसने मारी। तो ये अक्यूज है, ये मृतक है, ठीक है। अब हुआ क्या
कि जब धारा 302 का इस पर मुकदमा चला, तो धारा 302 का मुकदमा चला तो इस छोटे वाले भाई को LI की सजा हो गई। LI की सजा हो गई, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से भी LI की सजा को पुष्ट कर दिया गया, कंफर्म कर दिया गया। तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो वहाँ एक जो डिफेंस लॉयर थे, मतलब जो एक्यूज की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने इसमें एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें जो प्रोसिक्यूशन के गवाह थे उनसे लीडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे और लीडिंग क्वेश्चन पूछकर फॉल्स एविडेंस को क्रिएट किया गया था, इसलिए ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। जो मुल्जिम है उसकी फेयर ट्रायल नहीं हुई है, फेयर ट्रायल उसका मूल अधिकार है, इसलिए इस सजा को रद्द किया जाए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है ये उनका तर्क कह सकते हैं, क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने ये लीडिंग क्वेश्चन के बारे में, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि लीडिंग क्वेश्चन पूछना और नहीं पूछना कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त को एक्विट कर दिया, बरी कर दिया, उसको एक्विट कर दिया बिल्कुल। किस पॉइंट पर? इसी पर, लीडिंग क्वेश्चन पर। अब आप समझ पा रहे हो ना कि लीडिंग क्वेश्चन कितने, ये जो चैप्टर है चैप्टर 10 और इसमें ये 3 धाराएं हैं 141, 142, 143, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक मुल्जिम को बरी करा दिया है लीडिंग क्वेश्चन के आधार पर कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। कैसे? तो क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा सस्पिशन इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रूफ। संदेह जो है वो प्रूफ का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। संदेह को आप प्रूफ की जगह एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सस्पिशन इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रूफ। देयर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन मे बी ट्रू एंड मस्ट बी ट्रू। दोनों के बीच में अंतर है। मे बी ट्रू सही हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए? मस्ट बी ट्रू, ट्रू होना चाहिए। हम मे बी ट्रू के आधार पर सजा नहीं दे सकते। मे बी ट्रू, नो 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 नो, मे बी ट्रू के आधार पर सजा नहीं सुनाई जा सकती। अब देखिए, मैं 2-3 इसमें 2 गवाहों की एविडेंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरह इस वाले मामले में प्रोसिक्यूशन ने लीडिंग सवाल पूछकर और एविडेंस को क्रिएट किया। अब ये PW1 की इस मामले में एविडेंस हुई। वो कहता है, बीच में सवाल पूछा, देन आई शॉ जोस कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। उसने कहा कि देन, देखिए, देन आई शॉ जोस कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स साउथ। तो ये जो प्रोसिक्यूशन के PP साहब, ये देखिए, ये गवाह PW1 है, ये PW1 है गवाह, ठीक है। और ये प्रोसिक्यूशन ये से सवाल पूछ रहे हैं। ये PP साहब गवाह से सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने जोस को नॉर्थ की तरफ से आते हुए देखा और फिर साउथ की तरफ से जाते हुए देखा। और ये गवाह कहता है, यस, देन आई सॉ जोस कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स साउथ। यानी टोटल लीडिंग क्वेश्चन है, टोटल लीडिंग क्वेश्चन। देन आई सॉ जोस कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, इनकी बात को हाँ भर रहा है कि यस, मैंने जोस को, देखिए जोस शब्द आ रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा? डिड यू नोटिस हिज ड्रेस देन? फिर तुमने उसकी ड्रेस को देखा? वो कहता है यस। अब क्या लीडिंग क्वेश्चन है? डिड यू नोटिस हिज ड्रेस, ये क्या है? ड्रेस के बारे में सवाल पूछने जा रहे हैं, ये पूछना जा रहे हैं। आंसर समाहित है कि ड्रेस को नोटिस किया, और वो कह रहा है यस आई नोटिस। डिड यू नोटिस हिज ड्रेस देन? देन शब्द यूज है, देन इम्पोर्टेंट है। तब तुमने उसकी ड्रेस को देखा? यस। अब आगे देखिए, ही हैड वॉर्न ए वाइट धोती। यस, वो आगे कह रहा है यस, ही हैड वॉर्न ए वाइट धोती, उसने एक धोती पहन रखी थी। डिड यू नोटिस हिज ड्रेस देन? क्या तुमने उसकी ड्रेस पर ध्यान दिया? यस। डिड यू नोटिस हिज धोती? क्या तुमने उसकी धोती को नोटिस किया? वो कहता है यस, आई हैड सीन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ऑन हिज धोती। वो कह रहा है उसकी धोती पर 2-3 बूंदों ब्लड की बूंदे थी, खून की बूंदे थी पूरा। डिड यू नोटिस हिज धोती? यस, आई
had seen 2-3 drops of blood on his धोती। उसकी धोती पर मैंने 2-3 खून की ब्लड देखी। ठीक है, अब ये गवाह PW4 आया। ये गवाह जो है ये PW4, और इससे भी ये प्रोसिक्यूशन जिरे कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन उनसे जिरे नहीं, चीफ में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिड एनीवन फ्रॉम रामनाटू हाउस केम फॉर टी? क्या रामनाटू के घर से कोई चाय के लिए आया? डिड एनीवन फ्रॉम रामनाटू हाउस केम फॉर टी? आंसर क्या है PW4 का? यस, जोस केम। वो कहता हाँ जोस आया था। अब रामनाटू हाउस, फ्रॉम रामनाटू हाउस, आंसर दे दिया उसने, मतलब आंसर क्वेश्चन के अंदर आंसर दे रखा है रामनाटू हाउस। डिड एनीवन फ्रॉम रामनाटू हाउस केम फॉर टी? चाय के लिए कोई आया रामनाटू हाउस? यस, आया था, जोस आया था। क्वेश्चन पूछ रहे हैं वेयर डिड जोस केम टू हैव टी? सॉरी, व्हेन डिड जोस केम टू हैव टी? टाइम पूछ रहे हैं। वो कहता है आई डोंट रिमेम्बर, कि ये पूछ रहा है कि जोस कब चाय के लिए आया था। व्हेन डिड जोस केम टू हैव टी? चाय पीने के लिए जोस कब आया? आई डोंट रिमेम्बर, वो गवाह कहता है मुझे याद नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डिड जोस केम ऑन द प्रीवियस डे? क्या जोस प्रीवियस डे पर भी आया था, पहले वाले दिन भी आया था जोस? आंसर क्या कहता है? यस, केम अबाउट 6 PM, कि शाम को करीब 6 बजे आया था। कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में? ये सारे लीडिंग सवाल है, इसलिए इलीगल, ये सवाल इलीगल है, अनफेयर एविडेंस हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट आर्टिकल 21 है कि इसमें मुलजिम को तुमने डिफेंस में ये चीफ एग्जामिनेशन में लीडिंग सवाल पूछ कर उसको धारा 302 में सजा दे दी। ये बिल्कुल इलीगल है, अनफेयर एविडेंस है। तुमने ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर तुमने एविडेंस को क्रिएट किया है और आर्टिकल 21 के खिलाफ है, इसलिए तुम जो है इसको वो नहीं कर सकते, इसको सजा नहीं दे सकते, और इस आधार पर आप जो है इसको सजा का ये हकदार नहीं है और इसको एक्विट कर दिया, और ये इसको एक्विट कर दिया। तो इस तरह हम ये इस केस में ये देख पा रहे हैं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने लीडिंग क्वेश्चन के बिंदु पर इसको बरी कर दिया। तो मुझे उम्मीद है पूरी ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।